हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 फिज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का नोट्स एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इस पूरे चैप्टर में लाइट के दो फेनोमेनाज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में बात की गई है। जब भी कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो मेनली 3 चीज़ें पॉसिबल होती हैं। पहला रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन और तीसरा एब्जॉर्प्शन। इस चैप्टर में हमें सिर्फ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले टॉपिक में पूरा रिफ्लेक्शन के बारे में दिया गया है और सेकेंड पार्ट में रिफ्रैक्शन के बारे में। पहले हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे। उससे पहले जान लेते हैं लाइट क्या होता है। फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो हमें देखने में सक्षम बनाती है, यानी लाइट की हेल्प से ही हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, और लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। रिफ्लेक्शन, प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी मीडियम में बाउंस बैक हो जाए, उस प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्शन के कुछ लॉज होते हैं, मेनली 2 टाइप्स ऑफ लॉज होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ ये कहता है कि जब भी कोई लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वो इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो फर्स्ट लॉ में ये कहा गया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री होगा। यही बात इस लॉ में कही गई है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ऑल लाई इन द सेम प्लेन। और सेकेंड लॉ में ये कहा गया है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये दोनों रेज और नॉर्मल एक ही प्लेन पर एग्जिस्ट करती हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल टू ऑल काइंड ऑफ मिरर। और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर तरह के मिरर पे फॉलो होता है, चाहे वो प्लेन मिरर हो या फिर स्फेरिकल मिरर हो। अब रिफ्लेक्शन भी 2 तरह के होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। इन अ रेगुलर रिफ्लेक्शन, ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट इज रिफ्लेक्टेड एज ए पैरेलल बीम इन वन डायरेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? जब भी कोई लाइट इंसिडेंट रे किसी मिरर पे, किसी प्लेन मिरर पे पड़ती है तो वो उसी मीडियम में वापस हो जाती है, यानी रिफ्लेक्ट हो जाती है पैरेलल रे की फॉर्म में ही। यानी अगर पैरेलल रे किसी मिरर पे, किसी स्फेरिकल मिरर हो या प्लेन मिरर हो, उस पर पड़ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद भी वो पैरेलल ही दूसरी डायरेक्शन में जाएंगी। इमेज आर फॉर्म्ड इन रेगुलर रिफ्लेक्शन। और जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो रेगुलर रिफ्लेक्शन के केस में ही होता है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होता है? इन अ डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ए पैरेलल बीम ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन द डिफरेंट डायरेक्शन। और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में जब भी कोई लाइट पैरेलल आती है मिरर पे, किसी प्लेन पे, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद डिफ्यूज हो जाती है, अलग अलग डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाती है। इसीलिए इसको इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग भी बोला जाता है। नो इमेज इज़ फॉर्म्ड, और ऐसे रिफ्लेक्शन में कोई भी इमेज फॉर्म्ड नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। अब इमेज भी 2 टाइप की होती हैं, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज फॉर्म्ड व्हेन रिफ्लेक्टेड रे एक्चुअली मीट। रियल इमेज तब बनती है जब रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट होती हैं, मीट होती हैं रियल में, एक्चुअली में। और वर्चुअल इमेज तब फॉर्म होती है जब एक्चुअली में वो रिफ्लेक्टेड रे आपस में इंटरसेक्ट ना करती हों, यानी वो सिर्फ इमेजिनेशन हो। ऑलवेज इन्वर्टेड। रियल इमेजेस हमेशा इन्वर्टेड होती हैं, उल्टी होती हैं। ऑलवेज इरेक्ट। और वर्चुअल इमेजेस हमेशा इरेक्ट होती हैं, सीधी होती हैं। कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। और रियल इमेजेस को स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है, लेकिन वर्चुअल इमेजेस को नहीं किया जा सकता। कॉन्केव मिरर फॉर्म रियल इमेज एज वेल एज वर्चुअल इमेज। कॉन्केव मिरर पे रियल इमेजेस भी बनती हैं और वर्चुअल इमेजेस भी बनती हैं। प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज एंड कॉन्वेक्स आल्सो।
और वर्चुअल इमेज हमेशा ही प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पे बनती हैं, यानी प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पे कभी भी रियल इमेजेस नहीं बनती। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर पे कोई इमेज बनती कैसे है, आइए देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा प्लेन मिरर है, ये इसका पॉलिश्ड सरफेस है, इधर ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइटली मेनी लाइट रेज निकलती हैं, लेकिन हम दो ही रेज को दिखाएंगे समझने के लिए। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट ओ है, उससे इंसिडेंट रे आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद वो दूसरी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जा रही है। फिर दूसरी रे हम पास कराएंगे, दूसरी रे भी ऐसे ही आएगी, रिफ्लेक्शन के बाद दूसरी साइड में चली जाएगी। अब इन दोनों रेज़ को जहाँ पर ये मिल रही हैं उनको अगर एक्सटेंड करेंगे पीछे, तो ये यहाँ पर एक इमेज का फॉर्मेशन होगा और ये उतनी दूरी पे होगी जितने की ऑब्जेक्ट मिरर से दूर है। प्लेन मिरर पे बनने वाली इमेजेस का नेचर क्या होता है? इमेज फॉर्म्ड एट द सेम डिस्टेंस एज द ऑब्जेक्ट। जब भी कोई इमेज प्लेन मिरर पे बनती है तो वो उतनी दूरी पे बनती है जितने की ऑब्जेक्ट है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट मिरर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो जो बनने वाली इमेज होगी वो भी मिरर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही होगी, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। और जितना साइज़ का ये ऑब्जेक्ट होगा उतना ही साइज़ का ये इमेज होगी प्लेन मिरर के केस में। वर्चुअल एंड इरेक्ट, और ये हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट होगी। और चौथी बात, लेटरली इन्वर्टेड, ये लेटरली इन्वर्टेड होगी। लेटरली इन्वर्टेड का क्या मतलब है? लेटरल inversion is a phenomena when LHS become RHS or vice versa when an object is exposed to a plane mirror. लेटरल इन्वर्जन एक फिनोमिना होता है जिसमें प्लेन मिरर में लेफ़्ट हैंड साइड की चीज़ें राइट हैंड साइड में दिखती हैं और राइट हैंड साइड की चीज़ें लेफ़्ट हैंड साइड में दिखती हैं। आपने नोटिस किया होगा जब भी आप मिरर के सामने देखते हो और अपना लेफ़्ट हैंड साइड ऊपर करते हो तो आपको मिरर में अपना राइट हैंड साइड दिखता होगा, तो इसी फिनोमेना को लैटरली इन्वर्जन बोला जाता है। और जब भी कोई इमेजेस प्लेन मिरर पे बनती हैं तो वो लैटरली इन्वर्टेड होती हैं। अब आते हैं स्फेरिकल मिरर्स पे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल मिरर्स। अब उससे पहले ये जान लेते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स होते क्या हैं। A spherical mirror is that mirror whose reflecting surface is a part of a hollow sphere of glass. Spherical mirror ऐसा मिरर होता है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस एक स्फेयर, हॉलो स्फेयर, ग्लास के एक हॉलो स्फेयर का पार्ट हो। कितने टाइप्स के स्फेरिकल मिरर्स होते हैं? इट इज़ मेनली ऑफ 2 टाइप्स, कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर क्या होता है? रिफ्लेक्शन टेक प्लेस एट बेंट इन सरफेस। ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसमें रिफ्लेक्शन मिरर के अंदर की साइड हो, इस साइड हो, बेंट इन सरफेस में हो। और कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर ऐसा मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्शन बल्जिंग आउट यानी इस साइड हो मिरर के। सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमें पढ़ना ज़रूरी है। पहला है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम सी से डिनोट करते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ द सेंटर ऑफ स्फेयर फ्रॉम विच द मिरर इज़ ए पार्ट। सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का सेंटर होता है जिसका ये मिरर पार्ट होता है। यानी हम कॉन्केव मिरर से समझते हैं, अगर ये कॉन्केव मिरर है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस स्फेयर का जिसका ये पार्ट है उसका सेंटर होगा। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर किसी भी स्फेरिकल मिरर का उस स्फेयर का सेंटर होता है जिसका वो मिरर पार्ट है। अगला है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ विच मिरर इज़ ए पार्ट। और रेडियस ऑफ स्फेयर वही होता है जिस स्फेयर का मिरर पार्ट होता है। यानी इस पूरे मिरर का जो रेडियस होगा वही रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। अगला है पोल, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। अब इस स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट जो होता है यानी ये पॉइंट, इसको हम पोल बोलते हैं और इसको पी से डिनोट किया जाता है। चौथा है प्रिंसिपल एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। प्रिंसिपल एक्सिस सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके पोल तक जो स्ट्रेट लाइन होती है वही उसी को प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। अगला है फोकस, पॉइंट वेयर ऑल रिफ्लेक्टेड रे मीट और अपीयर टू मीट। ऐसा पॉइंट जिस पे सारी रिफ्लेक्टेड रे आपस में मिलती हैं और वहाँ पर इमेज बनती है, या फिर आपस में मिल रही हो ऐसा अपीयर होता है, उसी पॉइंट को फोकस बोलते हैं।
अगला है अपर्चर, डायमीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर। अपर्चर उस मिरर के डायामीटर को कहते हैं, यानी यहाँ से लेकर ये पूरी डिस्टेंस, इसको डायमीटर बोलेंगे स्फेरिकल मिरर का, तो इसी डायमीटर को अपर्चर बोला जाता है। फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, ये पोल और फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं और इसे स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। रिलेशन बिटवीन पोल एंड फोकस, अब पोल और फोकस में एक रिलेशन होता है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर अपॉन 2। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। ये मान लीजिए रिफ्लेक्टिंग मिरर का रेडियस है, तो रिलेशन ये कहता है कि रेडियस 2 टाइम्स होगा फोकल लेंथ के, यानी फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होगा। ये रिलेशन होता है पोल और फोकस के बीच का। अब जो पॉइंट्स हमने पीछे पढ़ा, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के केस में देख लेते हैं। ये कॉनकेव मिरर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ स्फीयर होता है, आप लोग जानते हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया, और फोकल लेंथ इसको कहते हैं जहाँ पर सारी रेज आपस में इंटरसेक्ट होती हैं, और मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर को पोल बोला जाता है और इसे पी से डिनोट किया जाता है। अब पोल और फोकस के बीच की जो लेंथ होती है उसको फोकल लेंथ बोला जाता है और इसे स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, कॉनकेव मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायामीटर जो होता है उसको अपर्चर बोलते हैं, और ये जो स्ट्रेट लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करती है इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। अब इसमें कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखते हैं। कॉन्वेक्स मिरर में सारा ये पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, ये सब मिरर के पीछे मौजूद होते हैं, यानी ये सब विजुअलाइजेशन है, ऐसा एक्चुअली में होता नहीं है जैसा कॉनकेव मिरर के केस में होता है। पोल, ये मिड पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये पोल हो गया, ये फोकस और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसके बीच की डिस्टेंस पूरी स्ट्रेट लाइन, इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाएगा, और ये डायमीटर अपर्चर बोला जाएगा। अब आते हैं रूल्स टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम कॉनकेव मिरर। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ जो इमेजेस बनती हैं मिरर्स पे वो कौन सा रूल फॉलो करती है, उनके रे डायग्राम्स क्या हैं, इन्हीं चीज़ों पे बात की गई है। आपको लग रहा होगा ये चैप्टर बहुत लेंदी है, लेकिन ये बहुत आसान चैप्टर है अगर आप इसे ध्यान से पढ़ो तो। हमें स्फेरिकल मिरर्स पे बनने वाली इमेजेस का रूल्स, उनका रे डायग्राम्स मालूम करना है, और रिफ्रैक्शन के केस में भी जो स्फेरिकल लेंसेज होते हैं उनके रूल्स, उनके रे डायग्राम्स मालूम करने हैं। आते हैं रूल्स टू ऑब्टेन इमेज फ्रॉम कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर पे बनने वाली इमेजेस, जिन रेज से इमेज का फॉर्मेशन होता है वो रेज कौन सा रूल्स फॉलो करती हैं वो देखने वाले। रूल नंबर 1, इसमें टोटल 4 रूल्स पढ़ने हैं। पहला रूल है द इंसिडेंट दैट कम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू फोकस। अगर कोई रे है, इंसिडेंट रे है, वो कॉनकेव मिरर की तरफ आ रही है, तो जो कि पैरेलल है, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास आउट करेगी। ये है फर्स्ट रूल, यानी अगर कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास आउट करेगी। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड रूल क्या कहता है, इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रूल नंबर 2 रूल नंबर 1 का कन्वर्स है, उल्टा है। इसमें कोई रे फोकस की तरफ आ रही है और रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, और पहले में था कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से जा रही है। अब आते हैं थर्ड रूल पे। रूल नंबर 3, इंसिडेंट रे कमिंग थ्रू सी यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर रिट्रेसेस इट्स पाथ। और अगर कोई रे इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी रास्ते वापस लौट जाती है, उसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आती है। चौथा रूल क्या कहता है, द इंसिडेंट रे स्ट्राइकिंग एट पोल बाय सर्टेन एंगल इज रिफ्लेक्टेड थ्रू सेम एंगल। अगर कोई इंसिडेंट रे पोल की तरफ आ रही है किसी एंगल से तो रिफ्लेक्शन के बाद वो सेम एंगल से ही रिफ्लेक्ट होगी। मान लीजिए इंसिडेंट रे आ रही हो 30 डिग्री के एंगल से, तो जब रिफ्लेक्शन होगा तब भी वो 30 डिग्री के एंगल से ही रिफ्लेक्ट होगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो पहले रूल में था कि कोई रे अगर पैरेलल आ रही है, कॉनकेव मिरर के केस में अगर कोई रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगी, और अगर कोई रे फोकस की तरफ आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरे रूल में था अगर कोई रे
सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी रास्ते वापस लौट जाती है। और चौथा रूल ये कहता है कि जब भी कोई रे पोल पे स्ट्राइक करती है तो वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाती है जिस एंगल से वो आई थी, जिस एंगल से वो इंसिडेंट थी। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर्स। इसके रे डायग्राम्स देखते हैं। अब जो पीछे हमने रूल्स पढ़े वो पढ़ना इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि उसी की मदद से हम इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर या फिर किसी भी मिरर का रे डायग्राम्स पता कर लेते हैं। रे डायग्राम इसलिए मालूम किया जाता है क्योंकि रे डायग्राम से हमें बनने वाली इमेज का नेचर, साइज, पोजीशन पता चल जाता है। टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉन्केव मिरर डिपेंड ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर। अब कोई भी इमेज कैसी बनती है कॉन्केव मिरर के केस में ये डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे। अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है तो उसकी इमेज कुछ और बनेगी। अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा है तो उसकी इमेज कुछ और बनेगी। इसमें हमें टोटल 6 केसेस पढ़ने। पहला केस है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी रखा गया है तो आप जानते हो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होता है तो उससे जो रेज निकलती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो जब ये कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो ये पैरेलल आएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के। तो हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा था कि जब भी कोई रेज पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करती हैं। तो ऐसे ही कई रेज आएंगी तो वो फोकस से ही पास करेंगी। अब वो रेज आपस में इंटरसेक्ट कहाँ पर हो रही हैं? फोकस पे ना, तो बनने वाली इमेज भी बनेगी फोकस पे ही। नेचर ऑफ इमेज क्या है? इमेज फॉर्म्ड एट फोकस। बनने वाली इमेज फोकस पर ही बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड, और ये बहुत छोटी होगी ऑब्जेक्ट से। याद रखिएगा इन्फिनिटी के केस में हम हमेशा ही हाईली का यूज़ करते हैं। हाईली का यूज़ सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी के केस में ही होता है। तो जो बनने वाली इमेज होगी वो हाईली डिमिनिश्ड होगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। यानी मिरर के आगे बन रही है इसलिए वो रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। सेकेंड केस क्या कहता है? अब कोई ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा गया है, बियॉन्ड सी रखा गया है। तो कोई ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो जब भी हम रे डायग्राम बनाते हैं तो पहला काम हमें यही करना है कि पहली रे जो हम पास कराएंगे वो प्रिंसिपल एक्सिस के इक्वल होगी, पैरेलल होगी, और रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास आउट करेगी। उसके बाद हम किसी भी रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपको रे डायग्राम बनाने में आसानी होगी। तो पहले हमने रे पास कराई पैरेलल, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, और रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करती है। अब दूसरी रे आप कहीं से भी पास करा सकते हैं। इसमें हमने पास कराया है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो आप जानते हो थर्ड रूल में आपने पढ़ा था कि जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो वो उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। तो ये दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, और जहाँ पर दो रेज आपस में इंटरसेक्ट होती हैं वहीं पर इमेज बनती है। तो बनने वाली इमेज सी और एफ के बीच में बनेगी। बिटवीन सी एंड एफ इमेज विल फॉर्म। इनके बीच में इमेज बनेगी, डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी ऑब्जेक्ट से, रियल एंड इन्वर्टेड, और ये मिरर के इसी साइड बनी है तो इसको रियल और इन्वर्टेड बोला जाएगा। थर्ड केस है ऑब्जेक्ट एट सी। अब कोई ऑब्जेक्ट सी पर रखा गया है, सी पे, तो पहले हम वही काम करेंगे। पहले हम पैरेलल रे पास कराएंगे, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास आउट करेगी। फिर दूसरी रे हम पास कराते हैं फोकस से। तो फोकस से जब भी कोई रे पास करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है, तब ये रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो गई। अब आप देखोगे तो ये रेज दोनों आपस में इंटरसेक्ट होंगी सी के नीचे। तो बनने वाली इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। इमेज विल फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेम साइज़, और जितने साइज़ का ऑब्जेक्ट है उतनी ही साइज़ का इमेज भी बनेगा थर्ड केस में, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया, रियल एंड इन्वर्टेड, और ये भी रियल एंड इन्वर्टेड ही होगी। आगे बढ़ते हैं, आते हैं चौथे केस पे। चौथा केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। अब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा गया। तो पहले हम कोई रे पैरेलल पास कराएंगे, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगी। अब हमको सेकेंड रे पास करानी है। चलिए फोकस से करते हैं। ये रे फोकस से पास करेगी तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब ये दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं सी के पीछे। तो बनने वाली इमेज भी सी के पीछे ही बनेगी। इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। बनने वाली इमेज सी के सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी, इनलार्ज बनेगी, यानी ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी और रियल एंड इन्वर्टेड होगी। पांचवा केस है ऑब्जेक्ट एट फोकस। अब कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा गया है, तब हम पहले पैरेलल रेस पास कराएंगे और रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास आउट करेगी। अब सेकेंड रे हम पास कराते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम कोई रे पास कराएंगे
तो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। अब ये दोनों रेज अगर आप पीछे खींचो या फिर आगे खींचो, कहीं पर भी आपस में इंटरसेक्ट होती नहीं दिख रही हैं, तो बनने वाली इमेज कहीं दूर जाकर इन्फिनिटी पे बनेगी। तो इमेज विल फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट फोकस पर प्लेस्ड होगा तो बनने वाली इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी। हाईली इनलार्ज्ड, और जो ये इमेज बनेगी वो ऑब्जेक्ट से बहुत ही लार्ज होगी। हमने आपको बताया था कि इन्फिनिटी के केस में हाईली का यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसमें हाईली इनलार्ज लिखा गया। और इन्फिनिटी पे जो बनने वाली इमेज होगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी। अब लास्ट केस है ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। अब कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा गया है। ये एक स्पेशल केस है कॉन्केव मिरर का, क्योंकि जब पीछे हमने जितने भी केसेस पढ़े उसमें हमेशा ही इमेज रियल और इन्वर्टेड बन रही थी, लेकिन इस केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगी। ये ऑब्जेक्ट रखा गया पोल और फोकस के बीच में, फिर हम पैरेलल रेज पास कराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगी। अब सेकेंड रे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं, फिर वो उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। और इन दोनों रेज को अगर हम पीछे एक्सटेंड करें तो ये जाके कहीं यहाँ पर आपस में इंटरसेक्ट होंगी, और जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होंगी वहीं पर इमेज बनेगी। तो इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे बन रही है इमेज, वर्चुअल और इरेक्ट। और मिरर के पीछे जो इमेजेस बनती हैं वो हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट होती हैं। लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और जो इमेज बनेगी यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट से लार्जर होगी, बड़ी होगी। अब हमने जो चीज़ें पीछे पढ़ी उसे जल्दी से समराइज़ कर लेते हैं। पहले हमने रूल्स पढ़ा। कोई रे, पहला रूल ये कहता है कि कोई रे जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास करेगी। सेकेंड रूल ये कहता है कि जब भी कोई रे फोकस से पास करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड रूल था जब भी कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट करती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी रास्ते वापस लौट जाती है। और चौथा रूल था जब भी कोई रे पोल पे स्ट्राइक करती है किसी एंगल से तो रिफ्लेक्शन के बाद वो उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। अब इन कॉन्केव मिरर पे बनने वाली इमेजेस के रे डायग्राम्स देखते हैं। पहले केस में था कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया है तो रिफ्लेक्शन के बाद तो उसका रे डायग्राम कैसा होगा। तो जब भी कोई रे इन्फिनिटी पे रखा गया हो तो उससे निकलने वाली रेज पैरेलल होंगी। तो ये पैरेलल रेज, जब भी कोई रे पैरेलल होती है तो पहले रूल में हमने पढ़ा कि वो फोकस से पास आउट करती है, तो ये रेज आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं फोकस पे, तो बनने वाली इमेज बनती है फोकस पे। सेकेंड केस में कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखा गया है, बियॉन्ड से रखा गया है, तो इसमें बनने वाली इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनती है। थर्ड केस में जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा जाता है तो उसका इमेज बनता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और ये सेम साइज का होता है। चौथे केस में कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा गया है तो वो उसका इमेज फॉर्मेशन होगा बियॉन्ड सी। पांचवें केस में कोई ऑब्जेक्ट रखा गया था फोकस पे तो इसकी इमेज बनती है जाके इन्फिनिटी पे। और छठे केस में हमने देखा कि कोई ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा गया है तो इसका जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो इस केस में वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाती है, यानी मिरर के पीछे ही बनने वाली इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया हो तो उसका इमेज बनेगा फोकस पे, और जब कोई कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा गया हो तो उसका इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। और देखते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट सी के पीछे रखा गया हो तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगी, और अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखा गया हो तो वो बनने वाली इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनेगी। ये भी एक दूसरे के उल्टे हैं। अब तीसरे में देखते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा गया है तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी। और ये जो स्पेशल केस है उसमें चीज़ें कुछ अलग होती हैं। इसमें बनने वाली इमेज इनलार्ज्ड बनती है और मिरर के पीछे बनती है, यानी वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। अब कॉन्केव मिरर के यूजेस क्या होते हैं। पहला यूज़ होता है इट इज़ यूज्ड इन टॉर्चेज़। इसको टॉर्चेज़ में यूज़ किया जाता है एज इट प्रोड्यूसेस पावरफुल बीम ऑफ लाइट रेज दैट कन्वर्ज एट इन्फिनिटी। क्योंकि टॉर्च में जो लाइट होती है उसको फोकस पे रखा जाता है, और जब फोकस पे कोई आप ऑब्जेक्ट रखते हो तो बनने वाली इमेज कहीं दूर जाके इन्फिनिटी में बनती है। तो इसमें टॉर्चेस के केस में यही होता है कि हम फोकस पे वो लाइट को रखते हैं, और जब रिफ्लेक्शन होता है हम टॉर्च को ऑन करते हैं तो वो लाइट एकदम दूर इन्फिनिटी तक जाती है।
दूसरा यूज़ होता है इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग सोलर डिवाइसेस, इसको सोलर डिवाइसेस में भी यूज़ किया जाता है। एज इट कन्वर्जेस ऑल रेज, सो व्हेन सोलर एनर्जी कन्वर्ज दे इंक्रीज टेम्परेचर एट कन्वर्जिंग पॉइंट। आप जानते हो कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, यानी ये लाइट रेज को कन्वर्ज कर लेता है। तो इसको सोलर डिवाइसेस में इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि जब ऊपर से लाइट रेज आती हैं तो आप जानते हो ज़्यादा दूरी है तो पैरेलल आएंगी, तो जब वो रेज पैरेलल आती हैं तो वो जब इस मिरर से पास करती हैं तो वो सारी रेज आपस में कन्वर्ज हो जाती हैं फोकस पे, इसीलिए सारी रेज आपस में फोकस पे कन्वर्ज हो जाती हैं तो एक ही जगह का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है, इसीलिए इसको सोलर डिवाइसेस में यूज़ किया जाता है। चौथा यूज़ है इट इज़ यूज्ड इन शेविंग एंड मेकअप मिरर, एज व्हेन फेस इज़ प्रोड्यूस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस इट गिव वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड इमेजेस। अब इसको शेविंग मिरर्स और मेकअप मिरर्स में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि जब हमने छठा केस पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि जो बनने वाली इमेज होती है वो वर्चुअल और इरेक्ट होती है, साथ ही में वो इनलार्ज्ड होती है। तो इसको इसीलिए यूज़ किया जाता है ताकि अगर हम फेस के पास लाएँ इन मिरर्स को तो बनने वाली इमेज बड़ी बने और वर्चुअल और इरेक्ट बने। चौथा यूज़ है इट इज़ यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी कैविटीज़, इसको डेंटिस्ट भी यूज़ करते हैं कैविटीज़ देखने को। इसमें भी यही केस होता है, जब हम मिरर के पास लाते हैं अपने टीथ को तब उसमें बनने वाली इमेज फोकस और पोल में होने के बीच में होने की वजह से वर्चुअल बन जाती है और इरेक्ट भी होती है, साथ ही में वो इनलार्ज्ड होती है और देखने में बड़ी होती है, जिसकी वजह से पेशेंट का टीथ डॉक्टर अच्छे से देख पाते हैं। अब आते हैं अब कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स और उसके रे डायग्राम्स देख लेते हैं। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस बाय कॉन्वेक्स मिरर। पहला रूल क्या कहता है, इसमें भी 4 ही रूल हैं। अ रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाइवर्जेस बट अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम इट्स फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। जब भी कोई रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो डाइवर्ज कर जाती है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रही हो। तो पहला रूल ये कहता है कि जब भी कोई रे पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के कॉन्वेक्स मिरर के केस में तो वो डाइवर्ज हो जाती है। सेकेंड रूल, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड सेंटर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलॉन्ग द सेम पाथ। अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के केस में, तो इसमें जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आता है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद उसी रास्ते वापस लौट जाता है, रिफ्लेक्टेड बैक। थर्ड रूल, अ रे ऑफ लाइट गोइंग टूवर्ड्स फोकस बिकम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ये रूल नंबर 1 का कन्वर्स है। इसमें कोई रे फोकस की तरफ आ रही है लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद वो पैरेलल हो जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। और चौथा रूल है, ए रे ऑफ लाइट विच इज़ इंसिडेंट एट पोल इज़ रिफ्लेक्टेड बैक मेकिंग सेम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। ये केस एकदम सेम टू सेम है कॉनकेव मिरर जैसा। इसमें भी कोई रे पोल को स्ट्राइक कर रही है किसी एंगल पे और रिफ्लेक्शन के बाद वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो रही है। अब हमने रूल्स पढ़ लिए हैं, अब आते हैं इसके रे डायग्राम्स देखते हैं। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, रे डायग्राम्स। इसमें हमें सिर्फ 2 ही केसेस पढ़ने। पहला, कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया तो इमेज का फॉर्मेशन कैसा होगा, रे डायग्राम कैसा होगा, उसका नेचर, साइज, पोजीशन, ये सारी कैसी होंगी। और दूसरा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पे यानी उसकी डिस्टेंस हमें मालूम है, ऐसे केस में रखा गया है तब उसकी बनने वाली इमेज कैसी होगी। तो इसमें हमें 2 ही केसेस पढ़ने। देखते हैं पहला केस, ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया है तो आप जानते हो कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया होगा तो उससे पैरेलल रेज आएंगी। तो पैरेलल रेज जब ये आती हैं तो ये डाइवर्ज कर जाती हैं, ऐसा हमने पढ़ा था रूल नंबर 1 में। फिर हमने दूसरी रे पास कराई, वो भी डाइवर्ज हो गई। अब इन दोनों रेज को जब हम पीछे लेके जाते हैं, पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये दोनों रेज आपस में इंटरसेक्ट होती हैं फोकस पे, तो बनने वाली इमेज बनती है फोकस पे लेकिन मिरर के पीछे बनती है। तो इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड मिरर एट एफ, बनने वाली इमेज इन्फिनिटी के केस में फोकस पर बनेगी और मिरर के पीछे बनेगी, और मिरर के पीछे बनने की वजह से ये वर्चुअल और इरेक्ट होती है और हाईली डिमिनिश्ड। आप जानते हो कि फोकस पे जो भी इमेजेस बनती हैं वो हाईली ही डिमिनिश्ड होती हैं, मच इन स्मॉलर दैन द ऑब्जेक्ट। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया होगा तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा और वो फोकस पे उसका फॉर्मेशन होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, यानी इसकी डिस्टेंस हमें मालूम है।
तो कोई ऑब्जेक्ट पोल और इन्फिनिटी के बीच में रखा गया हो तो इससे भी हम 2 रेस पास कराएंगे। पहले हम पैरेलल रे पास कराएंगे, रिफ्लेक्शन के बाद वो डाइवर्ज हो जाएगी। फिर दूसरा हम पास कराएंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर से। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब हम पास कराएंगे तो वे उसी रास्ते वापस लौट जाएगी। अब इन दोनों रेस को जब हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तब ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट होती हैं पोल और फोकस के बीच में, तो बनने वाली इमेज भी यहीं पर बनेगी, इमेज फॉर्म बिटवीन पोल एंड फोकस। और ये छोटी होगी, डिमिनिश्ड होगी, वर्चुअल और इरेक्ट होगी। याद रखिएगा कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट इमेजेस बनती हैं और हमेशा ही ऑब्जेक्ट से छोटी इमेजेस बनती हैं। और इसमें सिर्फ 2 ही केसेस देखने थे हमें। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके यूजर्स देख लेते हैं। यूजर्स ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। पहला यूज़ होता है यूज्ड एज रियर व्यू मिरर्स इन व्हीकल्स टू सी ट्रैफिक एट बैक साइड। इसको ट्रैफिक व्हीकल्स में यूज़ किया जाता है पीछे की साइड देखने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा ही वर्चुअल इमेजेस बनती हैं और छोटी बनती हैं। तो इसको यूज़ व्हीकल्स में इसलिए किया जाता है क्योंकि हमसे दूर जितनी भी गाड़ियाँ हों रोड पे, वो सारी इमेजेस कॉन्वेक्स मिरर में एकदम छोटी बन जाएं और हमको पूरी अच्छी तरह से मालूम हो जाए कि हमारे पीछे कितनी गाड़ियाँ हैं, वो कितनी दूरी पे हैं हमसे। दूसरा यूज़ क्या होता है यूज्ड इन शॉप सिक्योरिटी मिरर्स। इसको शॉप्स में यूज़ किया जाता है सिक्योरिटी के तौर पे। अब इसका लास्ट टॉपिक है रिफ्लेक्शन का, साइन कन्वेक्शन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके स्फेरिकल मिरर्स के साइन क्या होते हैं, इसको हम पहले कॉन्केव मिरर के केस में समझते हैं। कॉन्केव मिरर में आप जानते हो ये पोल है, मिरर के इस साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस प्रेजेंट होता है। तो जो भी चीज़ें मिरर के लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा। कार्टेशियन प्लेन में जो चीज़ें इस साइड होती हैं, राइट साइड होती हैं, वो पॉजिटिव होती हैं, जो इस साइड होती हैं वो नेगेटिव। और ऊपर आपने देखा होगा जो चीज़ें अपवर्ड डायरेक्शन में होती हैं वो भी पॉजिटिव और जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती हैं वो नेगेटिव। ठीक ऐसा ही इन मिरर्स के केस में भी होता है। जब भी कोई ऑब्जेक्ट लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होगा तो वो नेगेटिव होगा, कोई राइट साइड में प्रेजेंट होगा तो वो पॉजिटिव होगा। तो ऑब्जेक्ट हमेशा ही मिरर के लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो। तो ऑब्जेक्ट को हम डिनोट करते हैं यू से, तो यू हमेशा ही नेगेटिव होगा कॉन्केव मिरर के केस में भी और कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी। अब आते हैं फोकल लेंथ पे। तो आप जानते हो कि कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ मिरर के लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है, तो ये कॉन्केव मिरर में हमेशा नेगेटिव होगा। और कॉन्वेक्स मिरर में सारी चीज़ें मिरर के राइट साइड में प्रेजेंट होती हैं, तो फोकल लेंथ भी होगा पॉजिटिव कॉन्वेक्स मिरर केस में। अब इमेज की बात करें तो इमेज कॉन्केव मिरर में आपने देखा होगा कि रियल इमेजेस बनती हैं, वर्चुअल इमेजेस बनती हैं, यानी मिरर के लेफ़्ट साइड भी इमेजेस बनती हैं, राइट साइड में भी बनती हैं। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो उसमें हमेशा इमेजेस वर्चुअल बनती थी, मिरर के राइट साइड में बनती थी, तो ये पॉजिटिव होता है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। अब जब भी कोई ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो अपवर्ड डायरेक्शन में रखा जाता है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो चीज़ होती है वो पॉजिटिव होती हैं, तो ऑब्जेक्ट की हाइट हमेशा ही पॉजिटिव होती है। हाइट ऑफ इमेज कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इमेज की हाइट नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब इमेज बनती है तो रियल के साथ बनेगी तो वो इन्वर्टेड होगी। इन्वर्टेड और इरेक्ट इमेजेस बनती हैं, यानी सीधी भी बनती हैं और उल्टी भी बनती हैं। तो इरेक्ट इमेज डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है तो वो नेगेटिव होगी, और इरेक्ट इमेज अपवर्ड डायरेक्शन में होती हैं तो वो पॉजिटिव, और इन्वर्टेड डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है तो वो नेगेटिव। इसीलिए इमेज की हाइट पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अब इसके मिरर फॉर्मूला हम देख लेते हैं। मिरर फॉर्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f। यानी जब हम 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस को ऐड करेंगे तो हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीफिकेशन = h2 यानी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हमें मैग्नीफिकेशन मालूम करना हो तो हम हाइट ऑफ इमेज को और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमें मैग्नीफिकेशन मिल जाएगा। या फिर मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला होता है m = -v/u। अगर हमें इमेज की और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी गई हो तब भी हम मैग्नीफिकेशन उसका मालूम कर सकते हैं इस फार्मूले की हेल्प से। अब कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स देख लेते हैं। इन्हीं की मदद से हम न्यूमेरिकल्स आसानी से लगा लेते हैं। अगर मैग्नीफिकेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का
अगर मैग्नीफिकेशन 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो जो बनने वाली इमेज होगी वो डिमिनिश्ड होगी। ये हमें बिना रे डायग्राम बनाए ही मालूम चल जाता है अगर हम ये इम्पोर्टेंट टूल्स याद रखें। और अगर कोई मैग्नीफिकेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का 1 के इक्वल है तो बनने वाली इमेज सेम साइज़ की होगी, जैसा कि हमने देखा था कॉन्केव मिरर के केस में। और अगर मैग्नीफिकेशन बड़ा है 1 से तो बनने वाली इमेज इनलार्ज्ड होगी, बड़ी होगी। मैग्नीफिकेशन ऑफ कॉन्केव मिरर का मैग्नीफिकेशन इक्वल भी होता है, लेस भी होता है, मोर देन 1 भी होता है। यानी ये 1 के इक्वल भी हो सकता है, लेस भी हो सकता है और मोर भी हो सकता है, क्योंकि हमने देखा है कॉन्केव मिरर के केस में उसमें बनने वाली इमेज सेम साइज़ की भी होती हैं, इनलार्ज्ड भी होती हैं, डिमिनिश्ड भी होती हैं। इसीलिए मैग्नीफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर का क्या मैग्नीफिकेशन होता है? ऑलवेज लेस दैन 1। मैग्नीफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज लेस दैन 1 इसलिए होता है कि उसमें जो बनने वाली इमेज होती हैं हमेशा ही डिमिनिश्ड होती हैं। इसका मतलब ये है कि वो हमेशा ही 1 से छोटी होंगी। मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर क्या होता है? ऑलवेज 1, क्योंकि हमने देखा था प्लेन मिरर के केस में जब हम इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर देखे थे तो उसमें बनने वाली इमेज सेम डिस्टेंस पे बन रही थी, साथ ही में उसका साइज़ उतना ही था जितना कि ऑब्जेक्ट का साइज़ है। इसीलिए मैग्नीफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर हमेशा इक्वल होता है 1 के। अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हुआ तो बनने वाली इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगी, और अगर मैग्नीफिकेशन नेगेटिव हुआ तो बनने वाली इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का सिर्फ एक ही टॉपिक कवर करेंगे, रिफ्लेक्शन। ये कंप्लीट होता है। हमने रिफ्लेक्शन के हर एक पॉइंट को देखा, हमने प्लेन मिरर में बनने वाली इमेज फॉर्मेशन देखा, रिफ्लेक्शन होता क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखा हमने, फिर स्फेरिकल मिरर्स पे हमने कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पे बनने वाली इमेजेस का रूल्स, रे डायग्राम्स, फिर हमने लास्ट में साइन कन्वेक्शन, स्फेरिकल मिरर्स, हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।